नमस्कार दोस्तों, कई तैयारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हाल फिलहाल होने वाली टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैराथन क्लास के माध्यम से संपूर्ण हिंदी से संबंधित हम एमसीक्यूज़ को करते हुए आगे बढ़ रही है, जिसमें आपको विद सॉल्यूशन के साथ प्रश्न देखने को मिलेंगे, ताकि एक तथ्य के साथ आप और अन्य तथ्य भी आपसे परीक्षा में पूछे जाए तो आप जो है उनका सही आंसर दे सको। किसी प्रकार से घुमा फिरा कर भी प्रश्न पूछे जाए तो हम जो है परीक्षा में आंसर दे करके अधिक से अधिक स्कोर प्राप्त कर सके। इस प्रकार से हमें अपनी तैयारी को आगे बढ़ तक लेकर के जाना है, जो कि हाल फिलहाल टीजीटी पीजीटी परीक्षाएं होने जा रही हो, चाहे किसी भी स्टेट के अंतर्गत हो या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, या भाषा विज्ञान संबंधी प्रश्न या फिर काव्य शास्त्र संबंधी प्रश्न, अर्थात संपूर्ण हिंदी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को हम जो है करते हुए विद सॉल्यूशन के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और जो है अंत में एक प्यारा सा कमेंट भी आपको अवश्य करना है, ताकि मैं इसी मोटिवेशन के साथ अपनी जो है इस सीरीज़ को आगे तक ले करके आती रहूं। तो देख लेते हैं, आप लोगों के लिए ये क्लास काफ़ी जो है बेनिफिट रहेगी, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेगी, अर्थात जो है आप लोगों के लिए ये जो है एक रामबाण सिद्ध होगी। तो निरंतरता के साथ अभ्यास ही आपको सफलता दिलाएगी। निरंतरता के साथ जब आप लगे रहोगे तो ही आपको सफलता मिल पाएगी। सफलता का राज क्या है? निरंतर अभ्यास। इसी उद्देश्य के साथ हर रोज़ हिंदी विषय से संबंधित अधिक से अधिक प्रश्नों को हम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं प्रश्न नंबर 1 से। शुक्ल ने आदिकाल की 12 रचनाओं का अपने इतिहास में उल्लेख किया है। इनमें साहित्यिक पुस्तकें 4 है। इनकी भाषा क्या है? तो आपको पता होना चाहिए आदिकाल के अंतर्गत शुक्ल जी ने कुल कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है? 12 रचनाओं का। प्रश्नों में ही हम जो है आंसर को निकाल करके लाते हैं। कई बार ऐसे होते हैं प्रश्न इतना लंबा हो जाता है कि कई प्रश्न उसके अंदर से बन सकते हैं, तो उन्हीं को भी हम जो है बिल्कुल बार बार तथ्यों की रिवीजन करते हुए चलेंगे। तो आदिकाल की जो 12 रचनाएं हैं वो मानी है शुक्ल जी ने। 12 प्रमाणिक रचनाओं को जो है शुक्ल जी ने आदिकाल में स्थान दिया है। लेकिन इनमें जो साहित्यिक पुस्तकें हैं केवल उन्होंने 4 बताई है। वो इन साहित्यिक पुस्तकों की भाषा पूछी गई है। तो देखते हैं, इनकी भाषा जो है अपभ्रंश भाषा मानी जाती है। अपभ्रंश भाषा की 4 पुस्तकें रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यिक पुस्तकें माना है। और वे 4 पुस्तकें कौन कौन सी हैं? नंबर 1 विजयपाल रासो, जो कि कवि नल सिंह जी द्वारा लिखी गई। उसके बाद है हम्मीर रासो, जो कि सारंगधर सूरी जी द्वारा लिखी गई। कीर्तिलता विद्यापति जी द्वारा लिखी गई। और कीर्ति प्रताप का जो है ये भी विद्यापति जी की रचना है। अपभ्रंश भाषा अपभ्रंश का परिवर्तित रूप या उत्तरकालीन अवस्था नाम माना जाता है। यानी कि अपभ्रंश का जो परिवर्तन होकर के जो निकल कर रूप आया है उसे ही हम जो है अवहट कहते हैं। और ये जो है अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था है, यानी कि अपभ्रंश के जो बाद की अवस्था है। अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था को प्राकृत कहा जाता है और उत्तरकालीन अवस्था को अवहट कहा जाता है। ये मैं आप लोगों को अच्छे से समझा चुकी हूँ जब भाषा विज्ञान मैंने आपको कराया था। तो जिस भी बच्चे ने पीछे की क्लासेस नहीं देखी, आप हिंदी साहित्य की प्ले लिस्ट में जा कर के कंटेंट की क्लास भी देख सकते हो। तो देखते हैं, उत्तरकालीन अवस्था का नाम जो है क्या है? अवहट। 11 से 14वीं शताब्दी के अपभ्रंश रचनाकारों ने अपने अपनी रचनाओं की जो भाषा को क्या कहा है? अवहट कहा है। जो 11वीं और 14वीं शताब्दी के बीच जो साहित्यकारों ने रचनाएं लिखी थी, उन रचनाओं की जो भाषा रचनाकारों ने मानी थी, उस भाषा का नाम क्या दिया है? उन्होंने अवहट नाम दिया है। आगे बढ़ते हैं, संस्कृत भाषा की बात करते हैं। तो संस्कृत यानी कि संस्कृतम जो भाषा है वो भारतीय उपमहाद्वीप की एक भाषा है। इसे देववाणी तथा सुर भारती के नाम से भी जाना जाता है। कई बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है, देववाणी किसे कहा जाता है? किस भाषा को कहा जाता है? देवताओं की भाषा कौन सी भाषा है? तो ध्यान रखना है संस्कृत भाषा। उसके बाद सुर भारती भी जो है इसी भाषा को कहा जाता है। यह विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? हिंदी की जननी कौन सी है? तो ये आएगी
संस्कृत भाषा आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं। पाली भाषा जो है, पाली प्राचीन उत्तर भारत की भाषा थी। कहाँ की भाषा थी? प्राचीन उत्तर भारत की, ये ध्यान रखना है। और जो है, जो कि पूर्व से लेकर पश्चिम में हरियाणा राजस्थान तक और उत्तर में नेपाल उत्तर प्रदेश से दक्षिण में मध्य प्रदेश तक बोली जाती हैं। ये यहाँ इसका जो है क्षेत्र है पाली भाषा का। आगे बढ़ते हैं। प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा आर्य युग के मध्य युग में अनेक प्रादेशिक भाषाओं का उदय हुआ, जिसे सामान्य रूप से जो है प्राकृत कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2। हिंदी में शिकार कथाओं के लेखन का श्री गणेश किसने किया गया? किसके द्वारा किया गया भाई? हिंदी में जो शिकार कथाएं लिखी गई, शिकार कथाओं का जो लेखन है कि उसका श्री गणेश किसने किया, अर्थात उस शिकार कथाओं के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो ये आंसर होगा हमारा श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा जी द्वारा जन्म, श्री राम शर्मा जी द्वारा शिकार कथा जो है कथाओं का लेखन किया गया। और जो है 23 मार्च 1896 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी ज़िले के सिकोहाबाद तहसील के किरथरा नामक गांव में जो है श्री राम शर्मा जी का जन्म हुआ। इनके दादा जमींदार थे, परंतु दुर्भाग्यवश जो है उनके पिता रेवती राम शर्मा जी का निधन अल्पायु में ही हो गया था। और जो है पिता की मृत्यु के कारण जो है रिश्तेदारों तथा अन्य जमींदारों के कुचक्कर में ये जो है अपनी पैतृक संपत्ति को भी गंवा बैठे। और शर्मा जी के माताजी ने 3 बेटों के साथ संघर्षपूर्ण अपना जीवन व्यतीत किया। स्वयं खेती की और बेटों का पालन पोषण भी इन्होंने किया। शर्मा जी यानी कि श्री राम शर्मा जी की बात हो रही है यहाँ पर। शर्मा जी को जो है आरंभिक शिक्षा उनके बड़े भाई से मिली। हिंदी के शिकार साहित्य और संस्मरण साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार ये माने जाते हैं। कहते हैं कि उनके एक हाथ में कलम रहती थी तो दूसरे हाथ में बंदूक रहती थी। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उनकी दीर्घकालीन सेवा विस्मरणीय मानी जाती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। साथ ही भारतीय स्वाधीनता संग्राम में उनकी सहभागिता को भी नहीं भुलाया जा सकता। 1920 में प्रताप कानपुर, जो कि प्रताप पत्रिका निकाली कानपुर से, का संपादन उन्होंने संभाला। कब? 1920 ईस्वी में। और जो है 1938 ईस्वी में वह लोकप्रिय मासिक पत्रिका जो निकाली गई विशाल भारत के संपादक बने। और उन्होंने इस पत्रिका में जो है अवैतनिक रूप से काम किया, यानी कि यहाँ पर उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई वेतन नहीं लिया। 1952 तक ये जो है सेवा करते रहे, सेवारत रहे। और मोहन सिंह सेंगर तथा अग्गे जी ने उनके सह संपादक माने जाते हैं, यानी कि अग्गे जी और मोहन सिंह जी के वे जो है साथ काम करते थे। और 1938 में से लेकर के 1962 तक विशाल भारत के ये संपादक भी रहे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम बताइए। तो उत्तरकालीन अवस्था कौन सी है अपभ्रंश की? आपको पता ही है, अवहट। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। और समय क्या है इसका? 11वीं से 14वीं शताब्दी के बीच की जो रचनाएं लिखी गई, वे रचनाकारों ने अपनी उस रचनाओं की जो भाषा है उसको अवहट बताया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? तो बिहार की बोली है मगही। आपके बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में देखते हैं। भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया? भिखारी दास जी द्वारा काव्य निर्णय में निम्नलिखित में से सर्वांग विवेचन किया गया है। काव्य निर्णय में काव्य प्रयोजन यानी कि काव्य के सभी अंगों का वर्णन हमें देखने को मिलता है, जैसे कि काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य पुरुष स्वरूप, भाषा, गुण, शब्द शक्ति, रस सामग्री, गुणीभूत व्यंग्य, अलंकार गुण, शब्दालंकार, चित्रालंकार, दोष आदि का जो सम्यक विवेचन किया गया। छंदोर्ण पिंगल में छंद निरूपण किया गया, यानी कि इस रचना में जो है छंद का निरूपण किया गया। छंद संबंधी रचना रही इसकी। भिखारी दास में
भिखारी दास में आलोचक दृष्टि व मौलिक चिंतन हमें दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है? ये आत्मकथा राजेंद्र यादव जी की है। राजेंद्र यादव जी द्वारा और अन्य रचनाएं जो लिखी गई, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, उनको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि उपन्यास है इनका सारा आकाश, उखड़े हुए लोग, शह और मात, 1 इंच मुस्कान। इनका जो उपन्यास है वो मनु भंडारी जी के साथ मिलकर इन्होंने लिखा था। और कुल्टा, अनदेखे अनजाने पुल, मंत्रविद, एक था शैलेंद्र भी काफ़ी बार पूछा जाता है। और इसके अतिरिक्त, उपन्यास के अतिरिक्त इन्होंने कहानियों की भी रचना की। कहानी संग्रह हैं इनके देवताओं की मूर्तियाँ, खेल खिलौने, जहाँ लक्ष्मी कैद है काफ़ी बार पूछा जाता है भाई। छोटे छोटे ताजमहल भी इम्पोर्टेंट है। किनारे से किनारे तक, टूटना भी इनका इम्पोर्टेंट कहानी संग्रह है। ढोल और अपने पार, वहाँ पहुँचने की दौड़, हासिल तथा अन्य कहानियाँ, चौखटे तोड़ते त्रिकोण, ये जो कहानी संग्रह इनके सभी कोई ना कोई परीक्षा में, किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, कविता संग्रह है इनके तेरी आवाज़ तेरी है। आलोचना है इनकी कहानी स्वरूप और संवेदना, कहानी अनुभव और अभिव्यक्ति। 18 उपन्यास, प्रेमचंद की विरासत, उपन्यास स्वरूप और संवेदना, ये सब इनकी आलोचना संबंधी रचनाएं हैं। संस्मरण इनके हैं वे देवता नहीं, जो कि काफ़ी बार पूछा जाता है परीक्षा में, इम्पोर्टेंट है। आत्मकथा तो आप लोगों ने देख ही ली, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7, मणिकर्णिका के लेखक कौन है? मणिकर्णिका जो लिखी गई तुलसी राम जी द्वारा। तुलसीदास नहीं है भाई, ये तुलसी राम है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भक्ति काल के तुलसीदास नहीं है, आपको ध्यान रखना है, ये तुलसी राम कवि हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगला जो हमारा पॉइंट है वो है, किताब में डॉक्टर तुलसी राम ने मुर्दैया के आगे, यानी कि इस किताब में जो कि मणिकर्णिका की यहाँ पर बात हो रही है, तो मणिकर्णिका में डॉक्टर तुलसी राम ने मुर्दैया के आगे के जीवन, यानी अपने बचपन के मुर्दैया का साथ छोड़ बनारस का हाथ पकड़ने और उसके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 10 साल का जीवन संघर्ष का जो है वर्णन जो है मणिकर्णिका में इन्होंने दर्शाया है। मुर्दैया में इन्होंने जो है अपने बचपन के जीवन को दर्शाया था, तो मणिकर्णिका में इन्होंने जो है 10 साल के बाद के जीवन को दर्शाया है, ये आपको ध्यान रखना है। मणिकर्णिका प्रसिद्ध दलित साहित्यकार डॉक्टर तुलसी राम की आत्मकथा मुर्दैया का दूसरा भाग है। हिंदी दलित आत्मकथाओं में डॉक्टर तुलसी राम का 2010 में प्रकाशित पहला खंड मुर्दैया एवं दूसरा खंड 2013 में मणिकर्णिका दलित समाज की त्रासदी और भारतीय समाज की विडंबना का सामाजिक, यथार्थिक और राजनीतिक आख्यान को प्रस्तुत करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट हमारा यह कृति समाज, संस्कृति, इतिहास और राजनीति की उन परतों को उगाड़ती है जो अभी तक कहा और अनछुआ था। बौद्धिकों को भारतीय समाज के सच का आईना दिखाती है। देखो 21वीं शताब्दी के भारत की तस्वीर कैसी है। ये जो है हमें इनके उपन्यास से हमें पता चलता है। तुलसी राम जी के द्वारा लिखी गई मणिकर्णिका और जो है उनके द्वारा लिखा गया मुर्दैया उपन्यास। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये केवल एक आत्मकथा भर नहीं अपितु पूरे दलित साहित्य की पीड़ा का यथार्थ रूप जो है उनकी भोगी हुई अनुभूति को यहाँ पर दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, लेटर बॉक्स कहानी के रचनाकार कौन है? बार बार परीक्षाओं में आने वाली जो ये कहानी है इसके रचनाकार अज्ञे जी हैं। अज्ञे जी द्वारा जो लिखी गई और अन्य कहानियाँ भी हम देख लेते हैं और उपन्यास भी देखेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले अज्ञे जी का पूरा नाम सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। 7 मार्च 1911 को इनका जन्म हुआ और 4 अप्रैल 1987 को इनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर किशन दत्त पालीवाल ने जिन 10 कहानियों को प्रस्तुत किया वे है मेजर चौधरी की वापसी, गैगरीन यानी कि रोज नाम से भी इस कहानी को जाना जाता है। कई बार परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है गैगरीन कहानी का अन्य नाम क्या है।
या के ग्रीन कहानी को और किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना है रोज़ कहानी कहा जाता है। गे ग्रीन और रोज़ एक ही कहानी का नाम है। आगे बढ़ते हैं। नगा पर्वत की एक घटना, होली बोन की बतके, पाठ का धीरज, पठार का धीरज और जयदोल भी इनकी इम्पोर्टेंट कहानी है। विवेक से बढ़कर सांप भी इनकी इम्पोर्टेंट है भाई। और शरणदाता तथा कोठरी की बात, ये सभी कहानियाँ अज्ञे जी द्वारा लिखी गई। आगे बढ़ते हैं। अज्ञे ने मुख्य रूप से 3 उपन्यासों की रचना की, जैसे कि शेखर एक जीवनी, 2 भागों में, नदी के द्वीप और जो है अपने अपने अजनबी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो पॉइंट हमारा अज्ञे जी के नाटक, उनको हम देख लेते हैं। नाटकों को भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नाटक है इनका उत्तर प्रिय जैसी, ज़्यादा नहीं है इनके। मुख्य रूप से उत्तर प्रिय से इम्पोर्टेंट नाटक है, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और जो है आधुनिक हिंदी साहित्य नाम से इन्होंने निबंध लिखा है, निबंध संग्रह है इनका आधुनिक हिंदी साहित्य। उसके बाद देखते हैं तार सप्तक कविता संग्रह रहे इनके द्वारा, जो कविता तार सप्तक का जो संपादन किया अज्ञे जी द्वारा किया गया। इनके जो सप्तक हैं वे, जो कि तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और जो है चौथा सप्तक, इस प्रकार से उन्होंने कविता संग्रह किए, जिसमें 7 कवियों की कविताओं को शामिल किया है। ये 7 कवि इसमें शामिल किए हैं। तार सप्तक का प्रकाशन जो है 1943 में, दूसरा तार सप्तक आया 1951 में, तीसरा सप्तक आया जो है 1959 में और चौथा सप्तक आया 1979 में। आपको ध्यान रखना है नए एकांकी। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अज्ञे को वर्ष 1978 में जो है कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये आपको पता ही है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार अज्ञे जी को जो है किस रचना पर मिला। आपको ध्यान रखना है कितनी नावों में कितनी बार। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9। अकेली कहानी किसकी रचना है? अकेली कहानी जो रचना लिखी वो लिखी मनु भंडारी जी ने। मनु भंडारी जी की बहुचर्चित कहानी है अकेली, यानी कि काफ़ी प्रसिद्ध कहानी रही है मनु भंडारी जी की अकेली। और एक मनोवैज्ञानिक कहानी है ये। इनकी नायिका सोमा बुआ है, सोमा बुआ इनकी नायिका है, जो अकेली परित्यक्त यानी कि जिसे त्याग दिया गया हो और बूढ़ी है। मैं हार गई उनकी पहली कहानी है मनु भंडारी जी की। और जो है मनु भंडारी जी का जो लेखन मुख्य रूप से गद्य क्षेत्र में हुआ है, यानी गद्य रचनाएं उन्होंने अधिक लिखी है। काव्य खंड इतने नहीं लिखे हैं मनु भंडारी जी ने। इसमें कभी कथा लेखन केंद्र में है, इसमें भी जो है कहानियों की रचना इन्होंने अधिक लिखी है। गद्य साहित्य के अंतर्गत इन्होंने मनु भंडारी जी ने कहानियाँ अधिक लिखी हैं। इनकी 12 कहानियाँ संग्रह है। कौन कौन से देख लेते हैं। मनु भंडारी जी की जो ये कहानियाँ हैं काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, संपूर्ण कहानियाँ, ये सभी कहानी संग्रह मनु भंडारी जी के हैं, जो कि बार बार घुमा फिराकर इन्हीं में से जो है प्रश्नों को पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10। होगी जय पुरुषोत्तम नवीन नामक कहानी की लेखिका कौन है? होगी जय पुरुषोत्तम नवीन, इस कहानी के लेखक जो है निम्नलिखित में से सूर्यबाला है। ए आंसर होगा हमारा भाई सूर्यबाला। और होगी जय ये जो निराला जी की पंक्ति भी है एक, जो कि इनकी रचना राम की शक्ति पूजा से ली गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और होगी जय जो ये रचना है, ये कहानी लिखी है सूर्यबाला ने। आगे बढ़ते हैं। कात्यायनी संवाद, एक इंद्रधनुष, जुबेदा के नाम, दिशाहीन, थाली भर चांद मुंडेर पर ग्रह प्रवेश और सांझवती, 5 लंबी कहानियाँ, मानुष गंध और गोरा गुणवंती इनकी बहुत चर्चित ये इनके कहानी संग्रह हैं। किनके?
सूर्य बालाजी के। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम बताइए। कालक्रम की दृष्टि से हमें इन ग्रंथों को लगाना है, तो आंसर हो जाएगा हमारा रस रहस्य सबसे पहले आएगा, फिर भाव विलास, फिर काव्य निर्णय, फिर जगत विनोद, जो कि पद्माकर जी द्वारा लिखा गया। किस साहित्यकार द्वारा, किस लेखक की ये रचनाएं हैं? सबसे पहले कौन सी रचना आई, उनके प्रकाशन वर्ष को भी हम देख लेते हैं। तो देख लेते हैं, सबसे पहले रस रहस्य, भाव विलास, काव्य निर्णय, जगत विनोद। रस रहस्य 1670 कुलपति मिश्र जी की रचना है। भाव विलास जो है देव कवि की 1689 में लिखी गई रचना है। और काव्य निर्णय जो है 1746 में भिखारी दास जी की रचना है। जगत विनोद जो है, ये जगत विनोद जो रचना है भाई, ये पद्माकर जी की रचना है। ये आपको ध्यान रखना है, 1653। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न अगला जो अन्य रचनाएं हम देखते हैं देव कवि की। देव कवि की जो रचनाएं हैं ये देख लेते हैं। देव कवि के प्रमुख ग्रंथ 772 बताए जाते हैं, 72। इसमें भाव विलास, एक सेकेंड, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है भाई बाहर, तो देख लेते हैं। बोला तो है, थोड़ा धीरे बोल लो। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान मणि, सुजान विनोद तथा सुख सागर तरंग, इनके 19 ग्रंथ प्राप्त हैं। किस कवि के? देव कवि के। ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये पूछ लिया जाए कुल कितने ग्रंथ हैं, तो 19 ग्रंथ है। और वैसे प्राप्त ग्रंथ 19 है हमारे, और वैसे कुल कितने ग्रंथ माने जाते हैं? ग्रंथों की संख्या 72 बताई जाती है। उसके बाद पद्माकर जी के ग्रंथ देख लेते हैं, जिसमें शामिल है हिम्मत बहादुर, विरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, राम रसायन। उसके बाद जो है गंगा लहरी, आलीजा प्रकाश, प्रताप सिंह, विरुदावली और प्रबोध 50, ईश्वर 25, यमुना लहरी, प्रताप सिंह, सफ़रनामा। और जो ये है भगवंत पंचिका, राजनीति, कली 25, रायशाह, हितोपदेश, भाषा अनुवाद इनका किया है हितोपदेश का, और अशोक घोष। ये सभी रचनाएं इनकी पद्माकर जी की हैं। आगे है कुलपति मिश्र जी की रचनाएं। कुलपति मिश्र जी की रचनाएं है रस रहस्य, द्रोण पर्व, मुक्ति तरंगिणी, नक्षिक, संग्राम सार। ये सभी जो है कुलपति मिश्र जी की रचनाएं हैं। भिखारी दास जी की प्रमुख रचनाएं हैं नामकोश, रस सारांश, छंदोर पिंगल, और जो है काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण भाषा और शतरंज सतिका और अमरकोश। ये सभी रचनाएं जो है भिखारी दास जी की हैं। इन सभी कवियों के रीतिकाल के अंतर्गत जितने भी प्रमुख कवि हैं, उनकी रचनाएं बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। सभी रचनाकारों की जो ये मुख्य रचनाएं हैं, इनको बार बार रिवाइज करते हुए चलना है, तभी आपको ये पता रहेगा कि ये रचना किस रचनाकार की है। तो कुछ ट्रिक होती है आप लोगों की रचनाओं को याद रखने की, और कुछ जो है आप उनको बार बार रिवाइज करके याद रख सकते हो। मैं रिवीजन पर अधिक जो है बल देती हूँ इसलिए, और इसी पर अधिक विश्वास करती हूँ, ताकि आप जो है कभी भी परीक्षा में जब प्रश्न को करने को बैठो, तो जब एक रचना आप लोगों ने जब 50 से 100 बार तक आप लोगों ने वो अगर पढ़ भी रखी है, तो आप उसका बिल्कुल सही आंसर दे सकते हो। किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आपकी ज़बान पे ये रहेगा कि ये रचना इस साहित्यकार की है, ये रचना इस साहित्यकार की है। अपने आप ही प्रश्नों के आंसर वहाँ पर जो है आराम से आपको दिए जाएंगे। तो तथ्यों की बार बार रिवीजन के साथ हम जो है इस सीरीज़ को इसी तरह आगे तक बढ़ाते रहेंगे, लेकर के जाते रहेंगे आप लोगों के साथ। और विश्वास, जिस प्रकार से आप विश्वास जता रहे हो, वीडियोस आप लोग पसंद कर रहे हो, इसी तरह आप जो है वीडियो को पसंद करते रहना, और जो है वीडियो को लाइक और कमेंट जो है अवश्य किया करो, ताकि मुझे भी ये चीज़ें देख करके जो है मोटिवेशन मिलता रहे। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 12 में जब हम देखें, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है?
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बाण भट्ट की आत्मकथा इनका पहला उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है बाण भट्ट की आत्मकथा इनका पहला ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है। इसमें प्रमुख 3 पात्र हैं। कौन कौन से? बाण भट्ट, भट्टिनी, निपुणिका। इस पुस्तक का प्रथम प्रकाशन 1946 ईस्वी में राजकमल प्रकाशन ने किया। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख रचनाएं हजारी प्रसाद जी की वे है सूर साहित्य 1936, हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी इन्होंने 1940 में। हिंदी भारत की कलात्मक विनोद प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद 1952, कबीर 1942, नाथ संप्रदाय 1950, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार 1949, साहित्य का मर्म 1949। इस प्रकार से इनकी रचनाओं को आपको ध्यान रखना है। इनकी रचनाओं को क्रमानुसार भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 13। महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो पहला गिरमिटिया महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित उपन्यास है। पहला गिरमिटिया जो उपन्यास है गिरिराज किशोर जी द्वारा रचित एक हिंदी उपन्यास है जो कि महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित है। और इसके नायक कौन है? मोहनदास। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पीली आंधी नामक जो उपन्यास लिखा वो किस लेखिका द्वारा लिखा गया? तो जो लेखिका द्वारा लिखी गई जो रचनाएं है इनमें से भी कम से कम जो है आप लोगों को 5 से 6 प्रश्न अवश्य ही देखने को मिलेंगे परीक्षा में। तो आपको हर एक लेखिका के संबंधी जितनी भी रचनाएं हैं उनको याद कर लेना है ताकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न या कोई भी रचना पूछ ली जाए तो आप उनका सही आंसर दे सको। तो देख लेते हैं। पीली आंधी की जो लेखिका है वो है प्रभा खेतान। प्रभा खेतान जी द्वारा लिखी गई जो रचना पीली आंधी उनका एक उपन्यास है। तो ये भी पूछा जा सकता है पीली आंधी किस विधा की रचना है? तो प्रभा खेतान जी द्वारा लिखी गई उनका उपन्यास है। इनके और अन्य उपन्यासों में शामिल है आओ पेपे घर चले, छिन्नमत्ता, पीली आंधी, अग्नि संभवा, तालाबंदी, अपने अपने चेहरे। ये सभी उपन्यास प्रभा खेतान जी के इम्पोर्टेंट उपन्यास है। ये तो परीक्षा में कोई ना कोई अवश्य ही पूछे जाते हैं। आपको इन सभी को याद करना है। आगे बढ़ते हैं। कविता संग्रह है इनके अपरिचित उजले, सीढ़ियाँ चढ़ती ही मैं, एक और आकाश की खोज में। उसके बाद कृष्ण धर्मा, हुस्नो बानो और अन्य कविताएं। ये भी मैं शायद टाइपिंग मिस्टेक है। आहिला 1988 में लिखा गया इनका एक कहानी संग्रह है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। मुकुल नामक कविता संग्रह किस रचनाकार की है? तो मुकुल नाम से जो कविता लिखी है वो उसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। सुभद्रा कुमारी चौहान मुकुल कविता संग्रह की लेखिका मानी जाती है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जो है कविताएं मुकुल में संग्रहित हैं। आगे बढ़ते हैं। इसका प्रथम संस्करण 1930 में प्रकाशित हुआ और सुभद्रा चौहान जी जो है उनकी अन्य कविता संग्रह जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है उसका नाम है त्रिधारा। सुभद्रा कुमारी चौहान की 2 कविता संग्रह और 3 कथा संग्रह प्रकाशित हुए हैं। इनकी कविता संग्रह के नाम मुकुल और त्रिधारा हैं और इनकी कहानी संग्रह है 15 कहानियों वाली बिखरे मोती 1952 और 1934 में प्रकाशित हुई। 9 कहानियों वाली जो उन्मुदी जो है 1947 में प्रकाशित हुई और 14 कहानियों वाली जो है सीधे सादे चित्तर जो है इनकी जिसमें 14 कहानियाँ शामिल है। ये इनका सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने कुल जो है 88 कविताएं लिखी लेकिन इनकी 2 कविताएं झांसी की रानी और वीरों का कैसा हो बसंत जो है इतनी अधिक लोकप्रिय हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 16। राग विराग उपन्यास में वर्णित गांव कौन सा है? तो राग विराग जो उपन्यास है उसमें वर्णित गांव है यानी किस गांव का वर्णन इसमें दर्शाया गया है। राग दरबारी उपन्यास में
तो राग दरबारी उपन्यास में श्री लाल शुक्ल जी द्वारा लिखा गया जो उपन्यास है, इसमें शिवपालगंज गांव का वर्णन इसमें दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। राग दरबारी उपन्यास है भाई, शायद मैं कुछ और बोल रही थी, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो अगला हम पॉइंट देखते हैं। तो राग दरबारी विख्यात हिंदी साहित्यकार श्री लाल शुक्ल जी द्वारा प्रसिद्ध व्यंग्य रचना मानी जाती है, जिसके लिए उन्हें 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। यह एक ऐसा उपन्यास है जो कि शिवपालगंज गांव की कथा के माध्यम से जो है आधुनिक भारतीय जीवन की मूल्यहीनता को सहजता से अनावृत करता है। आगे बढ़ता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पहला उपन्यास कौन सा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो पहला उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा, ये हम देख चुके हैं। महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित उपन्यास है पहला गिरमिटिया, ये प्रश्न भी हम पर कर चुके हैं भाई। पीली आंधी रचनाकार के लेखिका कौन है, यानी पीली आंधी किस लेखिका द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई प्रभा खेतान जी द्वारा। ये प्रश्न 3 प्रश्न हमारे जो है रिपीट हो गए हैं, इनकी डिटेल हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, घुमक्कड़ शास्त्र जो रचना है यात्रा वृत्तांत संबंधी ये रचना है, ये किसके द्वारा लिखी गई? राहुल संस्कृतायन जी की ये रचना है घुमक्कड़ शास्त्र। राहुल संस्कृतायन का मानना है घुमक्कड़ी मानव मन की मुक्ति का साधन होने के साथ साथ अपनी क्षितिज विस्तार का भी जो है साधन है। उन्होंने कहा है कि कमर बांध लो भावी घुमक्कड़ों, संसार तुम्हारे स्वागत के लिए बेकरार है। राहुल जी की ने अपनी यात्रा के अनुभव को आत्मसात करते हुए घुमक्कड़ शास्त्र की भी रचना की। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 21, गोवध निवारण की भावना से लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो इनमें से गोवध निवारण की भावना से लिखा गया जो उपन्यास है उस उपन्यास का नाम है निशाए हिंदू। निशाए हिंदू जो है राधा किशन दास जी का जो है 1889 में लिखा उपन्यास गोवध निवारण की भावनाओं से लिखा गया उपन्यास माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, विनायक किस उपन्यास का पात्र है? तो विनायक निम्नलिखित में से नूतन ब्रह्मचारी जो कि बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा लिखा गया उपन्यास का पात्र है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 23, 12 बरस ले कुकर जिया और 16 लो जिए सियार, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो जगनिक जी द्वारा ये पंक्तियाँ लिखी गई है। परमाल रासों के रचनाकार है जगनिक जी। 12वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई और आदिकालीन हिंदी साहित्य के वीर गाथात्मक रासों काव्यों के अंतर्गत आता है परमाल रासों, जिसमें आल्य और उद्दल 2 वीर योद्धाओं की कथा का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किस शब्द से माना है? तो शुक्ल जी ने जो रासो शब्द का संबंध जो है रासायन से माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासों की उत्पत्ति या व्युत्पत्ति यानी कि जो उद्भव है वो रासो शब्द से माना है। रासायन शब्द से माना है। शुक्ल जी ने रासो शब्द की उत्पत्ति तो जो कि बिसल देवरासों में काव्य के अर्थ में रासायन शब्द बार बार आया, अतः हमारी समाज में इसी रासायन शब्द से होते होते रासो हो गया। रसिक से मानी नरोत्तम दास ने, रास से मानी गौरी शंकर हीराचंद हो जाने और जो है रासक से मानी हजारी प्रसाद ने। और रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से ही जो है मानी जाती है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा भी और सर्वमान्य भी, ये भी पूछ लिया जाता है। सर्वमान्य तौर पर जो है रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? तो आपको आंसर लगाना है रासक से। और जो अगर किसी विद्वान के अनुसार पूछा जाए कि नरोत्तम स्वामी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी, तो आपको लगाना है रसिक से। अगर ये पूछ लिया जाए गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी द्वारा रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी, तो मानी इन्होंने रास से, और रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा मानी गई रासायन से, ये आपको ध्यान रखना है। और रासक से मानी है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और अन्य सभी विद्वानों ने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 25, हजारी प्रसाद द्विवेदी किसे हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो
अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, ये कई बार पूछा जाता है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और सरहप्पा को किसने माना है, राहुल संस्कृतायन ने। स्वयंभू को किसने माना है, राम कुमार वर्मा ने। पुष्यदंत को किसने माना है, शिव सिंह सेंगर ने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, देख लेते हैं। संविधान के 92वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा कितनी भाषाओं को भारतीय भाषाओं में सम्मिलित किया गया है। ये हम प्रश्न कई बार पढ़ चुके हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में केवल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। अब तक उन 22 भाषाओं में कौन कौन सी भाषाएं शामिल हैं, असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी, ये सभी 22 भाषाओं में शामिल हैं। और जो इनमें से जो इन भाषाओं में 14 भाषाओं को संविधान के आरंभ में ही जो है शामिल कर लिया गया था, लेकिन जो है और अन्य जो भाषाएं हैं उनको बाद में जोड़ा गया। जैसे कि 1967 में जो है 21वां संशोधन हुआ तो उसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। और उसके बाद जो है 1992 में जो 71वां संशोधन हुआ था उसमें 3 भाषाओं को और जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इन तीनों को जो है 71वें संशोधन में 1992 में जोड़ा गया। और जब 2003 में 92वां संशोधन हुआ संविधान के अंतर्गत, तो उसमें 4 और अन्य भाषाओं को शामिल कर दिया गया, जिसमें शामिल है बोडो, संथाली, जो डोगरी और मैथिली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन 4 भाषाओं को जो है 92वें संशोधन में 2003 के अंतर्गत 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 27 में देखते हैं, हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। शुक्ल जी ने ये कथन किस कवि के संबंध में कहा है, तो ये कथन जो है शुक्ल जी ने जायसी जी के संबंध में कहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, हीन भय जलमीन अधीन कहाँ कति मो अलकुलानी समाने नीर स्नेही के कलंक नीरास्कायर त्याग पराने। उपयुक्त पंक्ति में नीर स्नेही में कौन सा अलंकार है, तो इन पंक्तियों में सबंग पद शैलेश अलंकार देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 29, भिखारी दास के काव्य निर्णय में किसका विवेचन है, तो सर्वांग विवेचन किया गया है। आज की इस क्लास में जो है प्रश्न काफ़ी रिपीट हो चुके हैं, तो देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे। रामचंद्र शुक्ल ने, क्योंकि कुछ प्रश्न हमारे पिछले क्लास में भी कराए हुए हैं, उनको भी हम जो है साथ रिवीजन के तौर पर बीच बीच में करते हुए चलेंगे। आगे बढ़ते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा को क्या कहा, तो बिहारी की भाषा को शुक्ल ने चलती होने पर भी साहित्यिक बताया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 21, जहाँ कलह तह सुख नाही कलह सुकन को सूल सबे कलह एक राज में राज कलह को मूल। जो ये पंक्तियाँ हैं, ये इसमें जो है इन दो के माध्यम से किस कवि ने अतीतकालीन चित्रवृत्तियों का वर्णन किया है, तो ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा नागरीदास। नागरीदास जी का जो वास्तविक नाम है वो क्या है, सावंत सिंह, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ आत्मकथा किसकी है, तो अभी हमने पढ़ा था राजेंद्र यादव जी की ये आत्मकथा है। मणिकर्णिका के लेखक कौन है, ये आपको पता ही है, अभी हमने पढ़ा था तुलसीराम। अगला प्रश्न हमारा, महाकाल उपन्यास के लेखक कौन है, तो महाकाल उपन्यास नामक जो उपन्यास लिखा गया उसके लेखक है अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर जी द्वारा महाकाल, बूंद और समंदर, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, सात घूंघट वाला मुखड़ा, एक दाना मिसराए, मानस का हंस, नाचो बहुत गोपाल, ये सभी जो है उपन्यास इनके अमृतलाल नागर जी के प्रसिद्ध है। इन्हीं में से प्रश्नों को पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 35, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है, तो सिंधी भाषा का विकास निम्नलिखित में से ब्राह्मण बोली से माना जाता है।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपको पता ही है ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी भाषा का विकास माना जाता है, पेचासी से लैंदा और पंजाबी का, मागधी से बिहारी का और बांग्ला उड़िया असमिया का, और जो है मागधी से जो है बिहारी बांग्ला उड़िया असमिया का, और अर्ध मागधी से पूर्वी हिंदी का, जो कि अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी जो बोलियां निकल कर आती है पूर्वी हिंदी की। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 36। किस समीक्षक विद्यापति की पदावली को जो है जीव और आत्मा के संबंध का रूपक मानते हैं? तो वे समीक्षक माने जाते हैं इनमें से आनंद कुमार स्वामी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है। इनमें से कमलेश्वर जी की जो कहानी नहीं है वो है एक और जिंदगी, राजा निर्वंशिया, मांस का दरिया, कस्बे का आदमी, सभी कमलेश्वर जी की कहानियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कीर्ति वृंदावन लाल वर्मा जी की है? तो वृंदावन लाल वर्मा जी की जो कहानी कीर्ति है वो है भुवन विक्रम। भुवन विक्रम का जो है वृंदावन लाल वर्मा जी का इनका उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं। और अन्य जो यहाँ पर रचनाएं दी गई है, गोदान आपको पता ही है मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा जी का, और यही सच है जो है मनु भंडारी जी का उपन्यास है। सुख सागर के रचनाकार कौन है? तो लल्लू लाल जी द्वारा सदा सुख लाल जी द्वारा लिखा गई जो रचना है ये सुख सागर इनकी खड़ी बोली की रचना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सांध्य भाषा से अभिप्राय बताइए। तो सांध्य भाषा से अभिप्राय मानी जाता है ऊपर से लोक विरोधी अर्थ देने वाली किंतु साधना के विरुद्ध अर्थ को स्पष्ट करने वाली भाषा ही सांध्य भाषा कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। हिंदी साहित्य के रीतिकाल का श्रृंगार काल नाम निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने दिया? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम कहने वाले विद्वान है विश्वनाथ प्रसाद। विश्वनाथ प्रसाद जी द्वारा जो है हिंदी साहित्य के अतीत ग्रंथ में रीतिकाल को वीरकाल और आदिकाल को इन्होंने वीरकाल और रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है। और अन्य विद्वानों के अनुसार भी देख लेते हैं। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल व उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना है। और राम कुमार वर्मा ने रीतिकाल को कलाकाल कहा है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को जो है काव्य कलाकाल कहा है। आगे बढ़ते हैं। आचार्य विश्व प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। बालचंद विजबाई भाषा दोहू नहीं लगन दूजन हाशा, ये जो ये पंक्तियाँ हैं ये विद्यापति जी की प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। देख लेते हैं। किस रासो काव्य की कथा का वर्णन सुख सुखी संवाद के रूप में किया गया? तो सुख सुखी संवाद में किया गया वो रासो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 44। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार दत्ता शब्द का व्यवहार मूल्यतः किस अर्थ में हुआ? तो छेदन के अर्थ में ऐसा माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। संत मत के अलावा शब्द या शब्द का प्रचलन किस पंथ में हुआ ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा नाथ पंथ के अंतर्गत। नाथ पंथ में जो है पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संग्रह गोरखवाणी से किया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 46। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूप को में भाण कौन सा है? तो भाण नामक जो रचना है भारतेंदु जी की वो है विस्मय विस्मोधान, यानी कि एक पात्र है इस रचना के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। अगला पर यहाँ पर आप जो है भारतेंदु जी की और अन्य रचनाएं देख सकते हो। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। निम्नलिखित में से दो समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक बताइए। तो दो कथा समांतरों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक है एक और द्रोणाचार्य। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कविता करना अत्यंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अत्यंत उत्कंठा से कवि जी व्यतीत करने की इच्छा हुई। यह जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? तो ये जयशंकर प्रसाद के शकुंतल नाटक की पंक्तियाँ हैं।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। ठेस कहानी के लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु जी ठेस कहानी के लेखक माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न प्रश्न नंबर 50। निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी का कौन सा कथन है? तो आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध कवि कर्तव्य जुलाई 1901 ईस्वी की जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ, इनका जो निबंध है वो कवि कर्तव्य नाम से जो निबंध है, तो 1901 ईस्वी में जुलाई 1901 में सरस्वती पत्रिका में इनके निबंध को प्रकाशित कराया गया। और गद्य व पद्य दोनों में कविता इन्होंने रची है। कविता की भाषा सरल, बोधगम्य व बातचीत के स्तर पर होनी चाहिए। कविता में अलंकरण के स्थान पर अर्थ या भाव की प्रधानता होनी चाहिए, अर्थात अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण है। यानी कि इन्होंने जो है अलंकार के जो स्थान पर जो है अर्थ और भाव को अधिक प्रधानता दी है, अधिक महत्व दिया है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यह बात कही कि उन्होंने कविता में अर्थ सौरस्य हो तो जो है छंद अलंकार नय भी हो तो भी कविता की सार्थकता है। तो ये कथन पूछ लिया जाए किस कवि की है, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया प्रमुख कथन है। तो आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से लगभग हम 50 प्रश्नों को आज की क्लास में कर चुके हैं। तो इसी प्रकार से और अन्य प्रश्नों को भी हम इस सीरीज़ के अंतर्गत धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए परीक्षा तक हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो पिछली परीक्षा में आ चुके हैं, इन प्रश्नों को बार बार रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लाइक और कमेंट अवश्य ही करना है, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का और अधिक मोटिवेशन मिलता है। तो अंत में इतना ही कहना चाहूँगी, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।